कि आजकल लोग ज़्यादा जो भी मतलब इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन पहले तो होना नहीं चाहिए था। क्यों? उसका भी रीज़न है कि अगर ये हो जाता है इस टाइम यूएनओ इंडिया को पूछ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को पूछ रहा है कि कश्मीर के हालात इतने स्टेबल क्यों नहीं हैं। यूएनओ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ना तो वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ना तो किसी भी तरह के मतलब आम जो लाइफ है वो बिल्कुल एकदम तहस नहस हो रही है। तो अगर ये इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने का मतलब ये है कि जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, कोई भी बात है, कोई भी आर्डर है, उससे सहमत है। राइट? तो अगर सहमत है तो तभी वोटिंग हुई है। तो अगर फिर दोबारा ये वोटिंग अगर हो गई, तो अगर यूएनओ ने इंडिया को पूछा कि भाई कश्मीर का मसला हल हुआ, जेएंडके का मसला हल हुआ, तो उन्होंने कहना भाई हो गया, तभी तो पब्लिक तो हमारी बातों से सहमत है, तभी तो उन्होंने इलेक्शन किया है, तभी तो उन्होंने वोटिंग दिया है। मतलब जहां भी वोटिंग होगी, जहां भी इलेक्शन होगा, उसका मतलब कि पब्लिक सहमत है, गवर्नमेंट से राजी है एकदम। पहली बात ये। दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि भाई ये पावर लेना चाहते हैं अपने हाथों में, जो लोकल पार्टीज हैं या जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये जो गवर्नर रूल चल रहा है ये खत्म हो जाए, अपने हाथ में पावर आ जाए। तो फिर ये देख रहे हैं कि मतलब एक जगह से वही कह रहे हैं कि हम जेएंडके वालों के साथ हैं, उधर मिले हुए हैं सेंटर के साथ। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? और बहुत सारे हम लोग हैं यार, घटिया तो हम लोग हैं खुद, जो मतलब किसी का रिलीजन, कास्ट देखकर वोट दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं। यार आप कैंडिडेट देखो ना। हमने कोई वो जमाई या जीजा थोड़ी देखना है कि हम उसका कास्ट या कलर देखें या उसका रिलीजन देखें। वो चीज़ें तब होती हैं जब रिश्ते पालने। आपने रिश्ता नहीं पालना, आपने एक कैंडिडेट चुनना है जो लोगों के ख्याल रखे, लोगों की बातें सुने। ये जातिवाद, ये धर्मवाद, ये कब जाएगा यार? कब निकलोगे इससे बाहर? कोई हिंदू है तो बहुत अच्छा है यार, वो अपने घर है ना, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई मुस्लिम है तो आपको अपनी जगह ना, कोई गुज्जर है, कोई नॉन गुज्जर है, कोई पहाड़ी है, कोई सरदार है, इससे आपसे आपको क्या लेना? आप कैंडिडेट को देखो, ऊपर उसका हेड कौन है वो मत देखो। ये चीज़ें थोड़ा सोचने के लायक हैं यार। तो मैं नहीं समझता कि मतलब हर एक बंदा ये चीज़ सोचता है, लेकिन बहुत सारे, मैं मुझे दुख इस बात से होता है यार कि एक एजुकेटेड बंदे होकर भी फैक्ट के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। यार फैक्ट के ऊपर बात करो कि फैक्ट क्या है। बस मतलब वो ना जोर देना है, जोर नहीं देना है यार। अगर आप एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप समझ, इथिकल और मोरल बेस पे चलो। मोरलिटी क्या होगी कि अच्छे और बुरे में फर्क। मोरल, अगर आप मोरलिटी आपका अच्छा है तो आप अच्छी चीज को चुनोगे, सही रास्ते को चुनोगे। और इथिकल वैल्यू क्या होगी? इथिकल का मतलब कि आप किसी भी हार्ड एंड टफ सिचुएशन में भी, इवन इन डेंजर सिचुएशन में भी, आप उस सच्चाई के साथ रहो। ये इथिक और मोरल को साथ, इसको छोड़ो मत। मान लो ये सब मतलब खो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार मतलब कोई एमएलए है, वो एक बार इलेक्शन जीता है, 2 बार जीता है, उसने आपको क्या दिया है? कुछ दिया है? यार एक, अगर देना ही चाहते हो तो उसको दो कि यार जो कोई काम आपको लगता है कि यार इसको तो चांस देना बनता है, तो उस हिसाब से देखो सब कुछ। ट्रुथ के साथ चलो, ट्रुथ के अकॉर्डिंग। अगर आप हिंदू हो, डजेंट मैटर, उस ट्रुथ के अकॉर्डिंग भी भगवत गीता में अध्याय सेकंड श्लोक 16, 17, 18 वो पढ़ लें। उसमें भी आपको पता चल जाए कि ट्रुथ, सच्चाई की वैल्यू क्या है। अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम अगर आप हैं तो सूरत मरियम पढ़ो, सूरत निसा पढ़ो, सूरत अजाब पढ़ो, सूरत अहद पढ़ो। इनमें आपको ट्रुथ का मतलब पता चल जाएगा कि ट्रुथ किसको कहते हैं। अगर आप सिख हो तो सिख के लिए पेज नंबर, मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहब का पेज नंबर 446, 446 पढ़ो, आपको पता चल जाएगा यार ट्रुथ क्या है। मैं नहीं कहता कि आप किसी रिलीजन को ये
कोई भी रिलीजन अपनी जगह, हर एक बंदा सही है, हर एक बंदा हर एक रिलीजन सही है। यार आप अपने आप को ठीक करो। मेन है कि आपने अपने आप को किस तरह ठीक करना, खुद की गलतियां देखो यार। हमें अपनी गलती तो पता नहीं होती है, दूसरों की गलतियां निकलने ढूंढने चल पड़ते हैं। हमें अपनी गलती देखनी है, दूसरों की अच्छाइयां देखो, मजा उसी में है। और एक चीज, एक मैं देख रहा हूँ कि बुद्धल जो न्यू है वहां पे लॉकडाउन में ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है यार, बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन वालों को भी प्रॉब्लम है। वहां पे एक बंदा है ना, वो लोगों के घर भी जाता था, इवन वो 3 बार पॉजिटिव भी आया है, 2 के 3 बार आई थिंक वो पॉजिटिव बंदा आया है। उसने बहुत उनको लोगों के बहुत काम किए हैं। आज भी मतलब इतने काम करने के बाद भी लोग उनको भूल रहे हैं। और वो बंदा आप जानते होंगे, फारूक इनकलाबी साहब। आज भी लोग उनको कह रहे हैं इन्होंने पार्टी वो यार पार्टी कोई भी हो, पार्टी से आपको क्या लेना देना है। कैंडिडेट देखो जो आपके काम कर रहा है, जिसने काम किए हैं। एक सरपंच के पास कितनी पावर होती है, एक सरपंच रहकर उस बंदे ने इतने काम किए हैं। बाकी तो छोड़ो, मतलब हमारे जो मतलब जो हमारा है बकोरी एरिया, बुदल ओल्ड, उसमें है कुछ। यार एक बंदा इतने टाइम एमएलए रहकर कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा वो। मतलब उसी के घर में पावर जाए, बाकी को मतलब वही लीडरशिप करते रहे, बाकी कोई नहीं कर सकता। एक बंदा है, दूसरी साइड बंदा एक है, वो एक साइड पति एक साइड पत्नी, मतलब क्या है ये। बाकी लोगों को भी मौका दो ना भाई। पहले आप बीडीसी चेयरमैन हो, क्या उसमें आपने कुछ कर लिया? उसमें इलेक्शन जीत के आपने क्या किया बताओ, एक कुछ बताओ जो आपने किया हो भाई। आप चेयरमैन बने हो, किसी एक को कोई बात ही बताई हो। काम तो चलो दूर की बात है, अगर उस बीडीसी के रिलेटेड किसी को बताया हो कि बीडीसी का मतलब ये है, किसी एक को बताया हो, तो वही मान लेते हैं भाई, चलो आपने बताने की कोशिश तो की। तो इसलिए सोच समझ कर, अपने दिमाग से सोच कर, यार आपने डिग्रियां ली हैं, कोई मजाक नहीं किया है। आपने 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन में वेस्ट किए, 12 साल तक 12th में रहे, उसके बाद पीजी भी किया। क्या है ये एजुकेशन का मतलब? यही है ना कि इथिकल और मोरलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी रही बात आपकी मर्जी, जैसे आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहो वैसे जियो, जैसे ना चाहो वैसे जियो, लेकिन ट्रुथ के अकॉर्डिंग चलो, फैक्ट के अकॉर्डिंग चलो। फैक्ट क्या है? जाति धर्म को छोड़कर जो सच्चाई है उसी पे चलो यार। कब तक ये मामा है तो इसको वोट देना, ये चाचा है तो इसको वोट देना, ये कजन है तो इसको वोट देना, यार वो मत देखो ना। आप एक कैंडिडेट चुन रहे हो यार, कोई रिश्तेदारी नहीं कर रहे हो। सो प्लीज इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखें। इतने लोग तो आए नहीं, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो मेरी बात ज़्यादा लोगों के कानों तक पहुंचेगी। आज मुझे कोई कह रहा है कि ठाकर पूरन साहब ने आपको पता नहीं कौन सा काम दिया, कौन सा काम दिया, कौन सा काम दिया। मैं यार, हमारी जो द्राल कंस्टिट्यूंसी है ना, उसमें एक बकोरी एरिया आता है। तो बकोरी एरिया का सेंटर जो है ना, वो बकोरी के आसपास आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है। तो जो बकोरी है ना, बकोरी का सेंटर ये स्मोट से इधर इधर आता है, स्मोट और बकोरी के रेंज में, या इधर कंडी गाला के रेंज में सेंटर आता है। डीएफओ दफ्तर एक नियाबत में आप लेके जा रहे हो, कॉलेज आप नियाबत में लेके जा रहे हो। आप मेरे को कहीं कह रहे यार आपको एक प्रोटेक्शन बांध दिया था ठाकर साहब ने। मैं यार दिया था, कौन सा आसान किया था, वो एक मिनिस्टर थे बहुत बड़े लेवल के। 30,000 का बांध दिया होगा, 8,000 तो कमीशन चला गया, 22,000 में कितना वो एरिया देखो, उस एरिया में कितना ज्यादा प्रोटेक्शन बांध हुआ होगा। मतलब वो भी अब काउंट करेंगे भाई आपको ये दिया है। मुझे याद है एक 2004 में वो मिनिस्टर बने हैं। इंसान वो अच्छे थे, ये नहीं उन्होंने बहुत काम किए उन्होंने, लेकिन एक तरफा देखा उन्होंने। अगर वो सबको लेके चलते ना, वो कभी नहीं हारते। मैं उधर ही, तब की बात है ये, बहुत पहले की बात है, तब वो वाल साहब के साथ बैठे हुए थे, ठाकर पूरन साहब। तो वाल साहब ने कहा ठाकर साहब ये आपने अच्छा नहीं किया कॉलेज उधर लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे में दम था तो मैं ले आया इधर, अब आप में दम है तो जो मर्जी करो। वाल साहब ने एक ही बात कही,
कि ठाकर साहब हम में दम था तो आप जीते, अब हम में दम देखना, आप कभी जीतोगे नहीं। तो आपने देख लिया ना, एक इलेक्शन आज़ाद कैंडिडेट इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतना आसान बात नहीं है। मलिक साहब भी 2 बार इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं ना, 15-15, 16-16 हज़ार एक ही जगह से वोट लेते थे, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। आज़ाद भी लड़े, कांग्रेस से भी लड़े, नहीं जीत पाए। क्योंकि पुरानी गाला से उधर वाला तो भूल ही जाए। अब जैसे पीढ़ी की बात कर रहे हैं। अब एक बंदा है, घर है दूसरी जगह, लड़ रहा है दूसरी जगह से, मतलब घर वाले उसको वोट नहीं दे रहे हैं क्या? इसका मतलब वो कास्ट बेस पे या वो पीरू फकीरों की मदद से वो वोट मांग रहा है? ये कौन सी बात है यार? अपने घर से लड़ो ना। घर वाले अगर आपको इज्जत नहीं दे, बाहर वालों से क्या उम्मीद रखोगे कि आप इज्जत कहाँ से ले रहे हो? फिर पहले घर में इज्जत बनाओ अच्छे से, फिर बाहर जाओ यार, उसमें मजा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा जो थोड़ा वो हो गया, रिजर्वेशन आ गए, नहीं तो कैंडिडेट तो अच्छे से। बाकी पार्टी ये मत देखो कि ये एनसी का है, ये पीडीपी का है, ये बीजेपी का है, ये किसका है, फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ नहीं है। आपको अपने आप से मतलब है। देखो, 3 टायर सिस्टम है, जो 3 टायर सिस्टम 73 अमेंडमेंट में आप पढ़ लेना कि फर्स्ट टायर और सेकंड टायर जो है उसमें डायरेक्ट वोटिंग है, जो थर्ड टायर है उसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं है। अब डायरेक्ट वोटिंग जो ये इन्होंने सिस्टम बनाया है खुद से, ये हो रहा है ना, सिस्टमेटिकल नहीं है। जब पूरा कंट्री तो कैसे चलेगा फिर? जो थर्ड चल रहा है ये, मतलब थर्ड टायर, तो इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है 73 अमेंडमेंट में पंचायत राज एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या चाह रहे हैं कि मतलब किसी तरह मतलब अपनी मेजॉरिटी बनाए। ये जो बीजेपी है ना, ये चाह रही है कि अपनी मेजॉरिटी बनाए। अपनी मेजॉरिटी आने के कारण इन्होंने क्या करना है, किसी भी तरह अब अपनी पार्टी बना दी। 3 टायर्स जानते हो बीजेपी के? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। 3 टायर्स ऑफ बीजेपी। एक तो मेन टायर है जो बीजेपी खुद है, दूसरी साइड एकजुट जम्मू, वो क्या कहते हैं उसको, वो जाली वकील एक। तो वो वकील साहब ने रोशनी एक्ट जो निकला था उस पे उन्होंने पीआईएल डाली। भाई ये लैंड जहाद वहीं से शुरू हुआ था, जो है ना लैंड जहाद के मुस्लिम्स के पास। ये लोग तभी से, मतलब हम लोगों में कीड़ा है ना, इमोशनल नहीं है, रिलीजन को लेके इमोशनल नहीं है यार। हमें अपना रिलीजन अपनी प्राइवेसी में रखना चाहिए। हमें हिसाब उस रब के, उस खुदा के को देना है, किसी इंसान को नहीं देना है। अंदर से हमें पता नहीं क्या क्या, नमाज एक नहीं पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, या किसी का मतलब नहीं पता है तो हम चले दूसरों को बताने। यार ये थोड़ी होता है। उस बंदे ने जाली वकील ने क्या किया कि पीआईएल डाली, रोशनी जो एक्ट था उस पे। तो निकालने के बाद अब मतलब तकरीबन 11,000 जो कनाल लैंड है वो आ रही है मुस्लिम्स के पास, और 45,000 कनाल प्लस जो है वो हिंदू ब्रदरी के पास आ रही है। इसका मतलब उसने बेड़ा गर्क किसका करवाया? डोगरों का। ये लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं, ये बस अपने फायदे के लिए ना कहीं भी उंगली करते रहते हैं। अब उसने एकजुट पार्टी बनाई है, एकजुट जम्मू। भाई जम्मू वालों को अलग करो, जम्मू वालों को ये नहीं हो रहा, जम्मू वालों को वो नहीं हो रहा। यार आप लोग खुद तो जम्मू वालों को नुकसान दे रहे हो। जम्मू वालों को अपने फैसले आप लेने नहीं देते हो। जब जम्मू वाले अपने फैसले खुद लेंगे, मतलब 89 से कश्मीर में पंगे दंगे हो रहे हैं, है ना। अब एकजुट के साथ दूसरी कौन सी है? अपनी पार्टी। पूरे लीडर्स जितने भी थे सब जेल में गए, सबकी प्रॉपर्टीज पे मतलब क्या कहते हैं ना, रेडें पड़ी हैं। अपनी पार्टी का कोई एक नेता बताओ जिसके पास प्रॉपर्टी कम हो? कोई एक है ऐसा? हमारे चौधरी साहब हैं, कितनी प्रॉपर्टी है? हद से ज़्यादा है। उन पे रेड क्यों नहीं पड़ी भाई? वो स्किल इंडिया का एक घोटाला हुआ था, उनसे कोई पूछता नहीं। समझ रहे हो ना अंदर की बात? ये है, समझने की बातें हैं भाई ये। इसलिए एकजुट हो, साथ रहो, तो तभी कुछ बनेगा। एक कोई भी चीज़ है ना, वो जब तक एक रेवोल्यूशन, एक सिस्टम को चेंज करने के लिए ना एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है।
वो रेवोल्यूशन हमें लाना होगा। अगर आज आप जो यूथ हो वो एक साथ नहीं हुए, आज आपने सही फैसले नहीं लिए, आज आपने अपने दिमाग से नहीं सोचा, आज आप वो इमोशनली, यार ये हार्ट का काम है ना, जो ये ब्लड पंप करना, ये मत सोचो कि हम दिल से सोचते हैं ये करते हैं, दिल कुछ नहीं करता, दिल सिर्फ हार्ट वो ब्लड पंप करता है। दिमाग को ठिकाने पे रखो। फिर मैं बताता हूँ आपको 1989 में क्या हुआ। पूरा इंडिया इस टाइम कहता है यार कश्मीरियों ने कश्मीरी पंडितों को मारा, हर एक यही कहता है, लेकिन फैक्ट किसी को नहीं पता है। आपको पता है 89 में जब पंडितों को वहां से निकाला गया था, उस टाइम पीएम कौन था जरा, ये तो आप लोगों को पता होगा। वीपी सिंह बीजेपी का पीएम था, और जेएंडके में तो रूल चल रहा था। जब से ये बीजेपी आई है ना, और एक बार तब से ये कांड पे कांड किया है। कंधार हाईजैक इलेक्शन से जस्ट बिफोर, करगल इलेक्शन से जस्ट बिफोर, 2002 इलेक्शन से जस्ट, 2008 ये बम बम बोले वाला, ये अमरनाथ वाला कुछ केस हुआ था बहुत बड़ा का, जस्ट बिफोर इलेक्शन। दिल्ली अभी जस्ट बिफोर इलेक्शन, हैदराबाद बम ब्लास्ट जस्ट बिफोर इलेक्शन। समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी समझो इनकी। इनको बस कुछ नहीं है लेने देने से, बस इनको बस लोगों में वोट डालनी है। दलित है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, बस, और कुछ नहीं करना है। इसलिए थोड़ा इनकी क्रोनोलॉजी से बचकर रहो। और एक बात, मतलब जब पंडितों को वहां से निकाला गया 89 में, वीपी सिंह प्रेसिडेंट था, वो वीपी सिंह पीएम था, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे जेएंडके में रूल चल रहा था। उसके बाद से लेकर आज तक कश्मीरियों ने हार नहीं मानी। लेकिन कश्मीरी हार क्यों रहा है, मतलब हर टाइम वो जोश में आता है फिर क्यों रह जाता है, इसके पीछे भी गलती कश्मीरियों की है। और खासकर जो हम जम्मू प्रोविंस वाले हैं, ये उनका साथ नहीं देते हैं। दो गलतियां। पहली गलती उनकी क्या है कि मरने वाला भी कश्मीरी है, मारने वाला भी कश्मीरी, और मरवाने वाला भी कश्मीरी। ये चीज जो है ना, ये होता है एक एक आगे बढ़ रहा ना, उसकी टांग खींचना, मुखबरी करना जब तक कश्मीर में खत्म नहीं होती। मतलब एक दूसरे को अपनी जिद, पर्सनली जाति वो मुफाद के लिए, जाति बेनिफिट के लिए दूसरे को मरवा देना, यही है। तो इससे थोड़ा, ये थोड़ा फैक्ट के रिलेटेड सोचो, डिस्कस करो यार। आपके ऐसा नहीं, मेरी तरह तो कोई है नहीं है कि यार जिसको आज पता नहीं 20 दिन हो गए किसी दूसरे बंदे से मिले हुए। 13 तारीख को एक शादी थी, उसमें मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला हूँ। उसके बाद ये 2-4 दिन पहले कुछ मिन्नतें कर करके कुछ दो मेरे खास दोस्त थे, उनसे मिला हूँ। बाकी बस ये चार दीवारी के अंदर, पहले आप खुद को ठीक कर लो, फिर दूसरों को बताओ। इंशाल्लाह देखो वो दूसरे को भी फर्क पड़ेगा, आपकी जो बातें आप कह रहे हो ना, उनसे उसको भी फर्क पड़ेगा। जब तक आप खुद को ठीक नहीं करते हो, अगर आप खुद को कह रहे हो कि मैं खुद को ठीक करूंगा ही नहीं, खुद की गलतियां देखूंगा नहीं, तो दूसरे को लेक्चर देता रहूं, कोई दूसरे को जरा फर्क नहीं पड़ना है। ये आप मेरी लिख के ले लो, और खुद से लॉयल हो जाओ। जब तक आप खुद से लॉयल नहीं हो, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। खुद से लॉयल मतलब कि यार सबसे पहली चीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। 5 महीने में घर था, मतलब बिल्कुल एकदम डम्ब सा, वेट मेरा 50 kg हो गया ना, तो पढ़ाई का सिस्टम मेरा अच्छा चला कुछ घर में, ना आगे ना पीछे। तो अब मैं जब घर से बाहर निकला तो थोड़ा हेल्थ पे मैंने फोकस किया, तो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। पहले कैरियर ले लो, अब हेल्थ ले लो। हेल्थ आपकी ठीक है, आप सब कुछ करोगे। सुबह, जो बंदा सुबह अगर 6 बजे से मतलब पहले उठने लग गया ना, वो कभी भी किसी प्रॉब्लम में फेस, कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। 6 बजे, ये 1 महीना आजमा के देख लो, 1 मंथ। मैं चैलेंज से कहता हूँ यार, अगर आप 1 मंथ कंटिन्यू 6 बजे से पहले उठे ना मॉर्निंग में, तो अगर वो महीना आपका अच्छा नहीं गुजरा ना, अब जो बोलोगे ना, मैं करूँगा, लिख के देता हूँ।
दूसरी चीज़ है कैरियर। कैरियर अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, यहाँ हाथ रख के बोलो यार, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मतलब जो स्टडी कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रात को सोते टाइम आपको कुछ ख्यालात आते हैं, सोते हो आप, आपके दिमाग में कुछ ख्यालात होते हैं, यार मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, हाँ ये काम मैंने ठीक किया है, वो हाँ ये काम मैंने गलत किया है, ऐसे कुछ ख्यालात आते हैं आपके माइंड में सोते टाइम। और जब उन ख्यालात से आप नज़र मतलब पॉजिटिव वे में उनसे बात कर पाए कि हाँ यार आज मैंने ये काम किया सही किया, आज मैंने इतना पढ़ा सही पढ़ा है, उस टाइम आप मतलब सही जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, रॉन्ग नंबर नहीं लगा। जिस टाइम आप उन ख्यालात से मतलब उन ख्यालातों का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप खुद से लॉयल नहीं हो। ये हो गया कैरियर। तीसरी चीज़ है रिलेशंस। यार आप सब लोग मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं घर से बाहर रहते हैं, स्टडी के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से, कोई भी पर्पज़ हो सकता है। तो आप कितने टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ टच में रहते हो? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान मरता है ना, चार बंदों की ज़रूरत होती है। अगर आप रिलेशन नहीं ना निभाओगे, वो चार बंदे नहीं मिलेंगे आपको, ये याद रखना। इसलिए ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये रिलेशन हो, रिलेशन होता है फैमिली का रिलेशन, एक दोस्त का रिलेशन, अगर कोई समझे तो। तीसरा हो गया वर्शिप ना, चौथा हो गया वर्शिप, कि वर्शिप को अच्छी तरीके से करो। मतलब अगर आप हिंदू हो तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, जैसे उसमें आपको बताया गया है वैसे करो। अगर आप मुस्लिम हो, अकॉर्डिंग टू कुरान करो, जैसे कुरान में आपको बताया गया है। ये कुरान तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हो कि जो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन क्या आपको अरबिक का समझ आता है? क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको मीनिंग नीचे उर्दू में लिखा होता है, वो समझो ना यार कि वो कह क्या रहा है। उसके बाद आते हैं, अगर कोई सिख रिलीजन का है, यार जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलो ना। तो देखो आपकी वर्शिप में भी आपको मज़ा आएगा। कुछ किसी भी रिलीजन का हो, आपने कुछ देखेंगे कुछ बुजुर्ग जो है ना, जो मतलब या पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या पाठ करते हैं, उस टाइम वो मतलब सैड होते हैं, रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो जो पढ़ रहे होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, जो वो मांग रहे होते हैं रब से, वो उसका मतलब उनको पता होता है। हम क्या करते हैं, जो यंगस्टर होते हैं खासकर यूथ, रटे रटाई पे चलते हैं। भाई रटा मत मारो, वो मैथ नहीं है, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन या फार्मूले नहीं है जो रटा मार के तो काम चल जाएगा। रटा नहीं मारना है। इसलिए यार एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, एक सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये एक बंदे से नहीं होगा, खुद हर एक बंदे को खुद से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ धमकाना हूँ। यार आप खुद से लॉयल नहीं हो तो फिर कहते हो, बंदा खुद से लॉयल नहीं है तो फिर कहता है यार मुझे उसने धोखा दिया। तुम तो धोखा देना ही था यार, तू खुद से लॉयल नहीं है, तू खुद का चुतिया काट रहा है, दरवाजा बंद करके पेरेंट्स को लग रहा है तू पढ़ रहा है, या तू कोई अच्छा काम कर रहा है, या तू घर से बाहर है पेरेंट्स को लग रहा है कि तू पढ़ रहा है, तू इधर सेल्स पाटे मार रहा है। जो बंदा खुद से लॉयल नहीं है वो आपको से कितनी वफा कर सकता है? जी कलीम भाई, रिंकू भाई, शोएब, इकराम साहब, तो ये बातें थोड़ी समझने के लिए हैं। एक बंदा खुद से लॉयल नहीं है, अब चेक करो ना यार, रिश्ते जो है ना आजमाए नहीं जाते हैं लेकिन देखा जा सकता है। जो बंदा खुद से लॉयल नहीं है वो कभी जिंदगी में आपसे लॉयल नहीं, इवन कि आपका भाई भी हो। अगर आपका भाई सुबह मतलब लेट उठ रहा है, अपनी खाना टाइम पे नहीं खा रहा है, तो मतलब वर्शिप नहीं कर रहा है, अपने रिलेशंस को थोड़ा वो अवॉइड करके चल रहा है, तो आपसे कितना चलेगा यार? ये एक जोश होता है ना, वो उसको आप खत्म कर दो। ये आई थिंक 22-23 साल की उम्र में तक जोश खत्म हो जाना चाहिए। वो जो होता है ना जोश इश्क का, इश्क की पावर कोई नहीं समझ सकता है। इश्क के ऊपर भी अगर मैं आपको बताने लगूँ ना, मैंने बहुत लिखा है, इस पर सर्च किया है, कि जो एक खुशबू होती है ना इश्क की, ये आप इन आंखों से, इन कानों से, इस मतलब गुनेगार जो मतलब इवल टंग से नहीं ना टेस्ट कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना देख सकते हो।
इश्क तो एक अलग ही चीज है। इश्क जो है ना, आजकल का जो इश्क है ना, ये इश्क नहीं है, ये हवस है, ये अटैचमेंट है बस। इससे ज्यादा ये इश्क कुछ नहीं है। अगर आप यार ऐसा कौन सा इश्क है, मतलब आप किसी लड़की को देख रहे हो, फिर उस पर लाइन मार रहे हो, फिर कर रहे हो ये बहुत अच्छी है, यार ये कौन सा इश्क है? या आप अगर लड़की हो, लड़के को देख रहे हो, यार कितना हैंडसम है यार, बड़ी अच्छी गाड़ी है यार, बड़ी अच्छी है, वो कौन सा इश्क है यार? आप तो उसके मतलब करेक्टर देख रहे हो, मतलब वो भी आउट लुक देख रहे हो, आउट लुक देख रहे हो ना। इनर देखो ना, अंदर से देखो भाई, उस बंदे का बिहेवियर कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ये चीजें देखो ना जो आपको बेनिफिट भी देगा। अब बिना मतलब ये होता है कि आता है एक जिस्मानी जो होती है ना, आपने अगर मतलब माई जुलेखा का तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा होगा ना, उसमें देखना इश्क क्या है। पहले जो माई जुलेखा होती है ना, उनको वही ये आजकल वाला इश्क हो जाता है, तो फिर वो उनसे मतलब अपना हवस खत्म करना चाहती हैं। लेकिन जब उनको सच्चा इश्क होता है ना, तब वो क्या कि आंखों से उनको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हज मतलब कितने किलोमीटर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर होते हैं उनसे, उनको फिर भी खुशबू आ जाती है। ये होता है इश्क। ये इश्क उश्क कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना माइंड का जो है ना वो बना रहे हो एक, वो किन वो नहीं होता बॉल, एक लीरों का बॉल, वो बना रहे हो। इसलिए ये सब चीज़ें साइड रखो, पहले सबसे पहले सिर्फ 4 चीज़ों पे। पहले हेल्थ, हेल्थ कैसे ठीक करनी है ये मैं बताता हूँ, कि हमेशा आदत डालो 6 बजे से पहले उठने की यार। अगर 6 बजे से पहले उठने की आपने आदत डाल दी, तो सबसे पहले 6 बजे उठते ही रब का शुक्र अदा करो कि रब तूने मुझे नया दिन दिया है। यार आप इंसान हो, बोल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। एक गली का कुत्ता होता है, वो बेचारा ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता, यार उसको भूख लगती होगी, वो क्या करता होगा? जस्ट इमेजिन करो कि रब अगर अल्लाह तबारक व ताला हमें एक कुत्ता बना देता, तो हम कैसे ज़िंदगी गुजारते? हमें ठंड लगती है, मतलब वो भी तो अकेला होता है, वो भी तो फील करता होगा कुछ, सिर्फ बोल नहीं सकता है, हम लोग समझ नहीं सकते, वो हम सोचते हैं यार ये इधर उधर जा रहा है, ये वो फलाना। सोचो जरा, खुद को खुद को जज करना सीखो। हमें बस कीड़ा होता है क्या दूसरे को जज करने का, यार ये लड़का इतना हरामी है ना, ये लड़की इतनी चालू है ना, यार हमारी क्या औकात है किसी को जज करने की यार। फिर कहते हैं यार हमने हमें इसको इसने हम मुझे धोखा दिया है। यार धोखा उसने नहीं दिया, धोखा आपने खुद खाया है। आपको पता है, जो अल्लाह ताला आपके जो ना वो बातें भी सुन लेता है, जो आप ना तो कहते हो किसी से ना कुछ, इसीलिए किसी बंदे को आपके दिल से दूर, आपसे दूर कर लेता है कि इसकी नीयत खराब है, इसलिए आपसे दूर हो जाता है। इसलिए थोड़ा खुद को ध्यान रखो यार। मैं बता रहा था 4 चीज़ें। हेल्थ होगी, 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करो। 1 महीना, अगर 1 महीना वो आपका महीना सही नहीं गुजरा, कसम से जो बोलोगे ये भाई आपका आएगा, मैं करूँगा आपके लिए जो बोलोगे वही करूँगा। सिर्फ 6 बजे से पहले खुद से लॉयल होके, किसी को जवाब नहीं देना है, रब को हाजिर हाजिर रखे, 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, कैरियर, जॉब कर रहे हो लॉयल्टी से करो। ये देखो कि मुझे कोई नहीं, वो देख रहा है, जिसने मुझे इंसान बनाया है वो देख रहा है, मुझे जवाब उसको देना है, इंसान को नहीं देना है। दूसरी चीज़ ये लॉयल्टी के साथ, खुद से लॉयल होके, दूसरे को नहीं यार। दूसरे देखो यार, मैं आपसे लॉयल हूँ तो इसका मतलब आप मुझे, या मेरी कोई औकात नहीं है मैं आपको कुछ दूंगा या आप मुझे कुछ दोगे, वो रब के हाथ में, जो वो चाहेगा वो मेरी नीयत पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ होगी आपका रिलेशंस, फैमिली के साथ कैसी है। अगर ये तीसरी भी आपने ठीक कर ली, चौथी चीज़ है आपकी वर्शिप। वर्शिप करो यार, उस रब को याद करो यार, उस रब का शुक्र अदा करो यार जिसने आपको इंसान बनाया है। रिलीजन एक अलग टॉपिक है,
रिलीजन, अब जिस भी रिलीजन के, इट्स ओके, डजंट मैटर, लेकिन कोई तो पावर होगी, कोई तो क्रिएटर होगा जिसको आप मानते हो, जिसने आपको बनाया, आप कहते हो कि मुझे इसने बनाया, मुझे इसने बनाया, कोई तो होगा ऐसा। देखो गीता में चैप्टर 7 वर्जन 18 में पढ़ लेना, श्री कृष्ण ने क्या कहा है, ईश्वर एक है जिसने हमें और आपको बनाया है। पढ़ लो ना यार। अब मैं कहता हूं सब कुछ, किसी भी बीमारी का हल आपकी रिलीजियस बुक में दिया हुआ है। शर्त यह है कि आप उसको समझ के पढ़ो। आपको कभी भी किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी गलतियां ढूंढो, दूसरों की अच्छाइयां ढूंढो, आप ऑटोमेटिकली लाइफ स्मूथली चलेगी। ये नहीं कि आप इस टाइम ग्रेजुएशन हो गए हो या मेरी तरह मतलब 26-27 साल के हो गए हो तो आपको पढ़, यार जीरो से शुरू करो ना, जीरो से शुरू करो, 6 से शुरू कर लो भाई, जो हुआ हो गया, अब जीरो से शुरू करो। 6th क्लास की एनसीईआरटीज ले लो, पढ़ना शुरू करो। यार ये बुक है, 2 दिन में आप पढ़ लोगे। इसी तरह बाकी बुक्स हैं, आप पढ़ना शुरू कर दो। आप कहते हो मैथ नहीं आता, मैथ जिनको मैथ नहीं आता ना, मेरे मतलब क्लोज है, मेरे भी मैथ नहीं आता है। 10th में बड़ी मुश्किल से आई थिंक 35 मार्क्स आए हैं। तो मैथ के लिए 5th 6th 7th 8th ये 4 मैथ पढ़ लो, आप लाइफ में कभी मैथ से प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ से 5th से शुरू करो यार, इंग्लिश ट्रांसलेट करना तो आपको आ जाता है। 5th से शुरू करो, फिर 6th का पढ़ो, फिर 7th का पढ़ो, आस्ता आस्ता टाइम लगे, दैट डजंट मैटर। तो ये अब इसी के रिलेटेड कल रात को, जो रात आएगी इसको आज हो सकता ना हो, आज मैं कुछ एक पूरा रिलीजन, हर एक रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ट्रूथ की क्या वैल्यू है, सच्चाई की क्या वैल्यू है, वो मैं पोस्ट करूंगा। तो आप भाई लोग अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, कोई चीज़ अच्छी होती है तो। मैं हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग, गीता के अकॉर्डिंग, कुरान के रिलेटेड, गुरु ग्रंथ साहब के रिलेटेड और बाइबल के रिलेटेड मैं कुछ ट्रूथ के जो वर्ड है ट्रूथ, उसके फैक्ट शेयर करूंगा। क्योंकि यार हम ये नहीं कह सकते किसी का रिलीजन बुरा है, सबका अपनी अपनी जगह सही है, सबने अपनी जगह। हम ये नहीं कह सकते कि किसी का मतलब मुस्लिम्स में जैसे बहुत सारे फिरकेज होते हैं, वाबी, सुन्नी, शिया, देवबंदी, मरजेई, अहले हदीस, अहले सुन्नत, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम ये नहीं किसी को कहते कि वो गलत हैं, वो हमें यार खुद को ठीक करना है, हमें खुद से मतलब, बस खुद से मतलब रखो, दूसरे की हेल्प करो। दूसरे से मतलब नहीं रखो, खुद से मतलब रखो, दूसरे की हेल्प करो। ये है इंसान, एक इंसान का जो विचार है, जो उसके अंदर, जो अंदर की सोल है, जो आत्मा है, जो उसको बोले, ये चीज़ है। तो बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, जो चाहो वो करो, ठीक है। चॉइस इज़ योर, लाइफ इज़ योर। चलो ठीक है, अभी मुझे काम है, मुझे बहुत ज़रूरी जाना है यहाँ से, बहुत दूर, अभी 40-50 किलोमीटर जाना है मुझे। तो इसलिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। स्मार्ट लग रहा हूँ ना? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कम ऑन योर मेन टॉपिक्स। जी अनिल भाई हो गए, आप दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं, मैंने बहुत कुछ ऐसा बोला है जी। सदाम अवाना साहब, हनीफ साहब, वाह गुरु जी, साजिद चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे उम्मीद है कि आप मुझे कॉल करेंगे कलीम भाई। जहांगीर कुरैशी जी शुक्रिया भाई, रिंकू जी शुक्रिया, शोएब भाई शुक्रिया, इकराम भाई शुक्रिया, शहराज अहमद शुक्रिया भाई, बशार चौहान शुक्रिया भाई, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको कल मिलते हैं, एक शाम को मैं पोस्ट अच्छे से एक उसको कंटेंट में लिख के वो शेयर करूँगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक भी पहुँचाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।